कभी कभी तारीख में एक ऐसा लम्हा आता है जब एक ताकतवर हुक्मरान के पास ना असेंबली होती है, ना हुकूमत, ना इख्तियार, सिर्फ एक कलम होता है और चंद सफ़हात। 1979 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे ही एक मरहले से गुजर रहे थे। वो शख्स जो कभी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की क़यादत कर चुका था, जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, जो लाखों लोगों को अपने सियासी नारे के गिर्द जमा कर चुका था, अब रावलपिंडी जेल में कैद था। उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चल चुका था, मौत की सज़ा सुना दी गई थी और आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। इसी पसमंज़र में भुट्टो की किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड सामने आती है। ये किताब 1979 में शाये हुई और इसमें भुट्टो ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात, 1977 के इंतखाबात, मार्शल लॉ और अपने मुकदमे के बारे में अपना दिफा पेश किया। किताब में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजी मवाद का भी बड़ा हिस्सा शामिल था। लेकिन इस किताब को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भुट्टो इस मकाम तक पहुंचे कैसे। 1971 में पाकिस्तान एक बड़े कौमी सानहे से गुजर चुका था। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो चुका था। मुल्क सियासी, फौजी और मईशी बहरान में था। इसी माहौल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उनके हामी उन्हें एक ऐसा रहनुमा समझते थे जो शिकस्त खुर्दा मुल्क को दोबारा खड़ा कर सकता था। भुट्टो के दौर में 1973 का आइन मंजूर हुआ। पाकिस्तान ने एक नया आइनी ढांचा हासिल किया। एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया और तरक्की पजीर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत देने की कोशिश की। लेकिन भुट्टो की सियासत का दूसरा रुख भी था। उनके मुखालिफिन उन्हें इंतहाई ताकतवर, सख्त मिजाज और सियासी मुखालिफिन के लिए बेरहम रहनुमा समझते थे। यही इख्तिलाफात वक्त के साथ मजीद गहरे होते गए। 1977 वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1977 में आम इंतखाबात हुए। हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन बहरान मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सका। फिर 5 जुलाई 1977 आया। जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मार्शल लॉ नाफिज हो गया। भुट्टो गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान की सियासत का एक नया दौर शुरू हो चुका था। भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद हुआ। ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चला और 1978 में भुट्टो को मौत की सज़ा सुना दी गई। भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ये मुकदमा बाद में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुतनाज़े अदालती कार्रवाइयों में शुमार हुआ। उस वक्त भुट्टो का बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी पसमंज़र रखती है और उन्हें सियासी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, हमें भुट्टो के मौक़िफ़ को उनका मौक़िफ़ ही समझना चाहिए। ये कोई गैर जानिबदार अदालती तारीख़ नहीं थी। ये एक ऐसे शख्स की तहरीर थी जो खुद मौत की सज़ा का सामना कर रहा था, और शायद यही बात इसे तारीख़ी तौर पर इतना अहम बना देती है। इफ़ आई एम असैसिनेटेड में भुट्टो क्या कहते हैं? भुट्टो की ये तहरीर सिर्फ अपनी ज़ात के दिफा तक महदूद नहीं, वो 1977 के इंतखाबात पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देते हैं। वो फ़ौजी हुकूमत के मौक़िफ़ को चैलेंज करते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ पैदा किया जाने वाला बयानिया हकीकत का मुकम्मल अक्स नहीं। किताब के अबवाब ही हमें उस वक्त की लड़ाई का अंदाज़ा देते हैं। मसलन वाइट पेपर और वाइट लाइज, यानी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए वाइट पेपर पर भुट्टो का सख्त रद्द अमल, फिर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात का जवाब, और फिर वो सवाल जिसने इस पूरी दास्तान को मज़ीद संगीन बना दिया। क्या भुट्टो के खिलाफ मुकदमा सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा था या इसके पीछे एक बड़ा सियासी तनाज़ा भी था? भुट्टो अपनी तहरीर में वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई को पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के तनाज़ुर में देखना चाहिए। यहाँ कहानी सिर्फ सियासत की नहीं रहती, ये एक इंसान की कहानी बन जाती है। एक ऐसा शख्स जिसने इक़्तिदार की बुलंदी देखी थी, अब जेल की चहार दीवारी में था। उसके पास न वुज़रा थे, न जलसे, न सरकारी गाड़ियाँ, लेकिन उसके पास अब भी एक चीज़ थी, अपनी कहानी खुद बयान करने का हक़। और शायद इसीलिए भुट्टो अपनी तहरीर में बार बार तारीख़ की तरफ देखते हैं। वो जानते थे कि अदालत का फ़ैसला एक चीज़ है, लेकिन तारीख़ का फ़ैसला दूसरी चीज़। क्या भुट्टो को इंसाफ मिला? ये सवाल आज भी ख़त्म नहीं हुआ।
1979 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सज़ा बरकरार रखी। इस फैसले पर बेंच की राय मुनक़सिम थी और 2024 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा कि भुट्टो के मुकदमे में फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाजे पूरे नहीं हुए थे। ये फैसला बहुत अहम था क्योंकि अब कई दहाइयों बाद पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने खुद इस मुकदमे के तरीक़ाकार पर संगीन सवालात तस्लीम किए, लेकिन अदालत ने 2024 में इस मौके पर 1979 की सज़ा को बाकायदा तौर पर पलटकर बरीयत में तब्दील नहीं किया। यानी तारीख़ का ये बाब आज भी कानूनी और सियासी बहस का मौजू है। 4 अप्रैल 1979 और फिर वो दिन आया जिसका इंतज़ार भुट्टो कई माह से कर रहे थे। 4 अप्रैल 1979 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म अपने सियासी सफ़र के आखिरी मकाम तक पहुंच चुका था। एक ऐसा शख्स जो कभी लाखों लोगों के सामने तकरीर करता था, अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका था। उनकी मौत ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके हामियों के लिए वो एक मज़लूम सियासी रहनुमा बन गए, उनके मुखालिफिन के लिए वो एक मुतनाज़े हुक्मरान रहे। लेकिन दोनों सूरतों में एक हकीकत मुश्तरक थी, भुट्टो पाकिस्तान की सियासत से कभी गायब नहीं हुए। तो फिर इफ़ आई एम असैसिनेटेड को आज क्यों पढ़ा जाए? इसलिए नहीं कि उसमें भुट्टो ने जो कुछ लिखा उसे हम बग़ैर तहकीक के आखिरी सच मान लें, बल्कि इसलिए कि ये हमें उस शख्स की अपनी आवाज़ सुनने का मौका देती है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में अपने ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमे और सियासी बयानिए का जवाब दे रहा था। ये एक प्राइमरी सोर्स है, एक ऐसी तहरीर जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म खुद अपने ख़िलाफ़ लगने वाले इल्ज़ामात, अपने सियासी मुखालिफिन, मार्शल लॉ और अपने मुस्तक़बिल के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करता है। और तारीख़ पढ़ने का बेहतरीन तरीक़ा यही है, सिर्फ़ एक शख्स की बात न सुनें, उसकी बात सुनें, फिर उसके मुखालिफिन को पढ़ें, अदालती रिकॉर्ड देखें और फिर खुद फ़ैसला करें कि हकीकत कहाँ खड़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहानी सिर्फ़ इक़्तिदार में आने और फांसी पाने की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की उस तारीख़ की कहानी है जिसमें सियासत, फ़ौज, अदालत और अवामी ताकत बार बार एक दूसरे के सामने आते रहे। और इफ़ आई एम असैसिनेटेड हमें इस तारीख़ का एक इंतहाई मुनफरिद ज़ाविया दिखाती है, भुट्टो की अपनी आँख से। शायद इसीलिए उनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर आज भी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है कि अगर तारीख़ का फ़ैसला अदालत के फ़ैसले से मुख्तलिफ हो जाए तो हम किसको आखिरी फ़ैसला समझें। ये सवाल शायद भुट्टो के साथ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पढ़ने वाले हर शख्स के सामने मौजूद है।